गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स टू एमसीक्यू की सीरीज में अपने करंट अफेयर्स को हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। जो मार्किंग स्कीम है हमारी, अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे मूव कर सकते हैं। अदरवाइज अगर 8 to 10 एमसीक्यूज या 6 से 7 एमसीक्यूज आपके ठीक होते हैं तो अपर टू जो ब्रैकेट्स होती है इसको सेफ जोन माना जाता है, और यहाँ पे अगर आपका स्कोर आता है देन ये माना जाता है कि प्रीलिम्स जो है आपका क्रैक हो जाएगा। नीचे के ब्रैकेट्स में अगर कंसिस्टेंटली आप परफॉर्म करें तो ये डेंजर जोन माना जाता है, और आपको कोशिश करनी है कि डेंजर जोन से ऊपर सेफ जोन में है, क्योंकि यहाँ पे आप मोर देन इक्वल टू 60% स्कोर कर रहे होंगे, और इसी वजह से प्रीलिम्स के निकलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। जो मॉक टेस्ट है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसे भी आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो वेरियस एमसीक्यूज हम डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं वो नेटवर्क की एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल होते हैं, उसको भी वहाँ जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट एप्टा, एशिया पैसिफिक ट्रेड अग्रीमेंट। एप्टा के बारे में 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, वन बाय वन देखेंगे इसको। इसके बारे में डिस्कशन इसलिए हुआ है क्योंकि रिसेंटली चाइना ने बांग्लादेश को एक कंसेशन दिया है। तो बांग्लादेश को एक कंसेशन मिला है चाइना की तरफ से। इसमें जो एक्सपोर्ट्स होते हैं बांग्लादेश से चाइना की तरफ, वहाँ पर एक्सपोर्ट एग्जाम्शन में टैरिफ का उनको एग्जाम्शन मिला है। कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पर देखा गया था कि बांग्लादेश की इकॉनमी ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर रही थी, और चाइना वैसे भी कोशिश करता रहता है, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश, जो इंडिया के पड़ोसी देश हैं उनको अपनी तरफ करने के लिए। तो इस तरीके के कंसेशंस जो होता है वो देता रहता है। तो यहाँ पे ऐसा चाइना ने भी रिसेंटली किया, और इसी वजह से आप्टा जो था वो न्यूज़ में था और हमने इसके बारे में क्वेश्चन बनाया। पहली स्टेटमेंट कहती है, प्रीवियसली नोन एज बैंकॉक एग्रीमेंट। इससे पहले बैंकॉक एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता था। इट इज अ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ये एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, हो सकता है। इंडिया इज नॉट इट्स मेंबर, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया। बांग्लादेश को कुछ एग्जम्पशन टैरिफ्स जो हैं वो किया गया है, जो एक्सपोर्ट्स करता है ये आइटम्स, उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगाए जाएंगे। और ऐसे 3095 आइटम्स जो हैं अंडर एप्टा ऑलरेडी इंक्लूडेड थी, और अभी से इंक्रीज कर दिया गया। अराउंड 95% ऑफ द आइटम्स जो बांग्लादेश एक्सपोर्ट करेगा उस पर टैरिफ नहीं लगाएंगे। इट मीन्स बांग्लादेश का एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा होगा चाइना की तरफ, और यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने का मौका मिलेगा बांग्लादेश को। तो अब बात करते हैं एप्टा की। एप्टा को पहले बैंकॉक डिक्लेरेशन या एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता था, तो ये बिल्कुल ठीक है। पहली स्टेटमेंट, ये एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, ये भी ठीक है, और इंडिया जो है इसका मेंबर है। ऐसा नहीं कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो पहली 2 स्टेटमेंट ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट गलत है। अब बात करेंगे कि इसके और दूसरे कौन कौन से मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्टा के अंदर इंडिया है, और यहाँ पे लाओ है, श्रीलंका है, चाइना है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, बांग्लादेश है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 बात करता है एलडीसीज के बारे में, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। क्योंकि अभी जब चाइना ने ये कंसेशन दिया बांग्लादेश को, तो वहाँ पर एप्टा के अलावा एलडीसीज के बारे में भी बात हुई, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में भी बात हुई। क्योंकि इस टाइम जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है उनको हेल्प करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी जो इकॉनमी है वो ऑलरेडी वैसे भी काफ़ी फ्रेजाइल है, और कोविड-19 के टाइम पे उनको और भी एडवर्स सिचुएशंस का सामना करना पड़ रहा है। तो एलडीसी के बारे में 3 स्टेटमेंट दे रखी है, और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। पहली कहती है एलडीसीज आर डेजिग्नेटेड बाय वर्ल्ड बैंक। एलडीसी जो है ये पर्टिकुलर जो डेजिग्नेशन दिया गया है कि कौन सी कंट्री एलडीसी है कौन सी नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक द्वारा दिया गया है। हो सकता है दे फेस सिवियर स्ट्रक्चरल इम्पेडिमेंट्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये एलडीसीज जो होती हैं ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को फेस करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ। ये भी हो सकता है दे आर हाईली वनरेबल टू इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल शॉक्स एंड हैव लो लेवल ऑफ ह्यूमन एसेट्स। तो यहाँ ह्यूमन एसेट्स जो होती है वो लो लेवल की होती है, एनवायरमेंटल शॉक्स और इकोनॉमिक शॉक्स से ये कंट्रीज काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल होती है। ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, मैंने आपको बताया चाइना बांग्लादेश के न्यूज़ के ऊपर ही एलडीसीज के बारे में बात करी जा रही थी। आपको पता है चाइना बांग्लादेश को वो करने की कोशिश कर रहा है, अपने साइड लेने की कोशिश कर रहा है, और OBOR जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है चाइना का, वहाँ पर भी बांग्लादेश का एक स्ट्रैटेजिक रोल है, जो चाइना चाहता है कि बांग्लादेश उसके फेवर में ही रहे। अब बात करते हैं एलडीसीज के बारे में। तो ये जो डेजिग्नेशन दिया गया है, इट इज़ नॉट गिवन बाय वर्ल्ड बैंक, इट इज़ गिवन बाय यूनाइटेड नेशन। तो पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, तो एलिमिनेशन मेथड से आंसर आपका डी हो जाएगा। डी इस वजह से क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो होती हैं वो ऐसी कंट्रीज होती है जिनको एनवायरमेंटल शॉक्स भी होते हैं, इकोनॉमिक शॉक्स भी जो होते हैं ईजिली लग जाते हैं। तो यहाँ पे कोविड-19 या कोई भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ आई, कोविड-19 के अलावा भी, चाहे वो किसी तरीके की डिसीज़ हो, मार्केट शॉक्स हो, इकोनॉमी जो वर्ल्ड लेवल पे होती है उसको किसी तरीके का धक्का लगा हो, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान और सबसे पहला नुकसान जो होता है वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ का होता है। इसी वजह से तीसरी और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट हो जाती है। आंसर हमारा हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बात करता है EAG के बारे में।
यूरेशियन ग्रुप ऑन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, ईएजी के बारे में आपको बताना है कि कौन सी कंट्री जो है इसके मेंबर्स है ईएजी के। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री या कंट्रीज इज और आर मेंबर्स ऑफ यूरेशियन ग्रुप ऑन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। तो क्या रशिया इसका मेंबर है? व्हाट अबाउट इंडिया, चाइना, बेलारूस? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं इसको। चलिए देखिए, ईएजी जो है इट इज़ एन एसोसिएटेड मेंबर ऑफ एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का एक एसोसिएटेड मेंबर है। और एफएटीएफ के अंडर ही अभी रिसेंटली ईएजी दैट इज यूरेशियन ग्रुप जो हमारा है, इसकी एक वर्चुअल मीटिंग हुई है 32nd, आप कह सकते हैं वर्चुअल मीटिंग जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज करी गई थी, जिसमें इंडिया जो था उसने भी पार्टिसिपेट किया। 9 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि इसकी रीजनल बॉडी में आती है। उन कंट्रीज का नाम क्या क्या है, उसमें रशिया भी आता है, इंडिया भी आता है, चाइना भी आता है और बेलारूस भी आता है। तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो कंट्रीज आती हैं वो आप इसमें कजाकिस्तान हो गई, किर्गिस्तान होगी, इवन तजिकिस्तान जो है वो भी इसमें आती है, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये कंट्रीज भी जो है इसके मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा वो होगा सी। बस ध्यान रखिएगा एफएटीएफ से रिलेट करती है। रिसेंटली 32nd इसकी वर्चुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज करी गई थी और कौन कौन सी कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में बात कर रहा है। ऑलरेडी इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, बट लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था क्योंकि काफ़ी बार न्यूज़ में अपीयर कर रही है, तो हो सकता है क्वेश्चन इसके ऊपर बना दिया जाए। तो एफएटीएफ के बारे में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1989 ड्यूरिंग द G7 समिट इन पेरिस। पेरिस के अंदर G7 की जो समिट हुई थी तब एफएटीएफ को बनाया गया था। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो जेनेवा के अंदर है। इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर्स, इंडिया जो है इसका एक मेंबर है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, आपने बहुत बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा ब्लैक लिस्ट, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो इसकी ब्लैक लिस्ट में आती हैं। पाकिस्तान का नाम बार बार सुना होगा कि पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आता है। देखिए, जब भी कोई भी कंट्री ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में आती है एफएटीएफ की, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, वहाँ से लोन लेने के लिए, एडीबी हो, क्योंकि यहाँ पे ये समझा जाता है बिकॉज इफ़ यू आर इन द ब्लैक लिस्ट और इफ़ यू आर इन द ग्रे लिस्ट, आप कुछ ना कुछ गलत काम कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस को गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो आप मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कर रहे हो सकता है आप टेरर को फाइनेंस कर रहे हो, और पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट के अंदर है। तो इसी वजह से काफ़ी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो कि बचते हैं पाकिस्तान को पैसा देने से, और पाकिस्तान जो है उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेने के लिए। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। एफएटीएफ जो है 1989 में बनाया गया था, G7 समिट इन पेरिस, बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट, और इंडिया इसका एक मेंबर है, ये भी ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो OECD का हेडक्वार्टर जो पेरिस के अंदर है वहीं पे ही लोकेट किया गया है, इसलिए जेनेवा इज नॉट द करेक्ट आंसर। पेरिस में OECD के हेडक्वार्टर में इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो बनाया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें जो ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट होती है उसके बारे में भी जरूर पढ़ लीजिएगा, ऑल्दो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं उसके बारे में। नेवरदलेस उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5, जो सिकल सेल डिसीज़ के बारे में न्यूज़पेपर में सिकल सेल डिसीज़ के बारे में दिया हुआ था। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है पहले भी न्यूज़ में काफ़ी बार अपीयर कर चुका है। यहाँ पे सिकल सेल डिसीज़ के बारे में बेसिक चीज़ें हम पढ़ेंगे। रिसेंटली हमने वर्ल्ड सिकल सेल डे जो था उसको ऑब्जर्व किया था, इस वजह से ये जो टॉपिक था न्यूज़पेपर में दिया हुआ था। पहली कहती है स्टेटमेंट, इट इज़ एन इनहेरिटेड ब्लड डिसीज़। क्या ये इनहेरिटेड डिसीज़ है और क्या ये ब्लड डिसीज़ है? हो सकता है। इट इज़ मोस्ट कॉमन अमंग पीपल ऑफ अफ्रीकन, अरेबियन एंड इंडियन ओरिजिन। एक मोस्ट कॉमन आप कह सकते हैं किसके अंदर पाई जाती है, इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं, अरेबियन ओरिजिन के, अफ्रीकन ओरिजिन के जो लोग हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम पाई जाती है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स दैट अफेक्ट्स हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन को जो ये पर्टिकुलर डिसऑर्डर है अफेक्ट करता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, सिकल सेल डिसीज़ के बारे में मैंने आपको बैकग्राउंड तो दे दिया। अभी सिकल सेल जो वर्ल्ड सिकल सेल डे था 2020 वो हमने ऑब्जर्व किया था और इसी वजह से इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया गया। देखिए होता है क्या, यूजुअली जो आपके जो सेल्स होते हैं ब्लड के अंदर वो राउंड शेप के होते हैं इस तरीके से, और ये जो है ये जो राउंड आपके सेल्स हैं ये आपका जो वेन्स होती हैं उसके अंदर ईजिली ट्रैवल करते हैं, और जो ऑक्सीजन होती है उसको वेरियस बॉडी पार्ट्स के अंदर सप्लाई करते हैं। आप देख सकते हैं नीचे वाले पोर्शन के अंदर जो राउंड सेल्स हैं वो ईजिली ट्रैवल कर पा रहे हैं, कहीं पे भी ब्लॉकेज नहीं देखने को मिल रहा है, और इसी तरीके से वेरियस पार्ट्स के अंदर ये ऑक्सीजन जो अपनी प्रोवाइड करते हैं। सिकल सेल में जो सेल्स होते हैं ये एक ऐसी डिसीज होती है जिसमें सेल्स की शेप जो है वो आपकी डीफॉर्म हो जाती है, वो अब गोल नहीं रहते हैं, राउंड नहीं रहते हैं, वो सिकल शेप में या क्रेसेंट शेप में जो है बन जाते हैं। और क्रेसेंट शेप होने की वजह से आप देख सकते हैं ये ब्लॉकेज जो होता है वो क्रिएट हो जाता है, जो ब्लड फ्लो होता है वहाँ पे एक ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है, और इसी वजह से ऑक्सीजन को भी वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम होती है एक इनहेरिटेड प्रॉब्लम है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसी वजह से पहली जो स्टेटमेंट है आपकी वो करेक्ट है। क्या ये इंडियन ओरिजिन के लोगों में, अरेबियन अफ्रीकन रीजन के जो लोग होते हैं उसमें ज़्यादा पाई जाती है? तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर मैंने आपको पीछे बताई दी है, जो हीमोग्लोबिन होता है उसको पर्टिकुलरली इफेक्ट करती है। और आपको पता है हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक मॉलिक्यूल होता है ये रेड ब्लड सेल के अंदर,
जो कि ऑक्सीजन टू सेल्स वो प्रोवाइड करता है, दैट डिलीवर्स ऑक्सीजन टू सेल्स थ्रू आउट द बॉडी। पूरी बॉडी के अंदर जो आपके सेल्स होते हैं उसको ऑक्सीजन देने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है दिल्ली एनसीआर के बारे में। दिल्ली एनसीआर कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्मिक जोन। कौन से सिस्मिक जोन में दिल्ली एनसीआर आता है? क्या ये जोन 3 में आता है, 2 में, 4 में, 1 में? रिसेंटली आपको पता है दिल्ली जो है एक तरीके से हॉटबेड बना हुआ था, वेरियस टाइप्स के जो अर्थक्वेक्स हैं उसको लेकर न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा था, तो आपका उसकी जोनेशन जो है वो पता होनी चाहिए किस में आता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है, वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, इसने कहा था कि जो एनसीआर रीजन, दिल्ली एनसीआर रीजन है, जो यहाँ पर ट्रेमर्स जो अभी एक्सपीरियंस किए जा रहे हैं वो कोई अनयूजुअल नहीं है, ऐसा टाइम टू टाइम होता रहता है। और वैसे भी ये आपका दिल्ली एनसीआर रीजन है, ये जोन 4 में आता है, जो एक डेंजर जोन ही माना जाता है। तो यहाँ पे जोन 2 होता है, जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5, और दिल्ली हमारा जोन 4 में आता है, ध्यान रखिएगा। 4 सिस्मिक जोन्स हैं, जोन 2, 3, 4, 5, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे टेक्टोनिक शिफ्ट्स की वजह से वेरियस जो ट्रेमर्स होते हैं वो लोग फील करते रहते हैं। एक बार पूरा जो इंडिया है वो किस तरीके से डिवाइडेड है वो भी देख सकते हैं। देखिए जोन 2, 3, 4, 5 कलर कोडिंग कर रखी है। तो यहाँ पे अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे ये जोन 4 में आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम जोन 5 की बात करते हैं तो आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है, और ऊपर जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, यहाँ पे गुजरात का जो रीजन है, और इवन जो ये हिमालय वाले रीजन है, यहाँ पर भी आपको जोन 5 जो है वो देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 7, जो कि सत्यभामा के बारे में पूछ रहा है। व्हाट इज सत्यभामा? सत्यभामा क्या है? क्या एक रिसर्च पोर्टल है माइनिंग सेक्टर्स के लिए? क्या ये रिसर्च पोर्टल है एजुकेशन सेक्टर के लिए, या फिर ऑयल सेक्टर के लिए, या फिर मेटल सेक्टर के लिए? देखिए, ये तो एस्टैब्लिश हो गया कि ये जो सत्यभामा है एक तरीके का रिसर्च पोर्टल है, बट ये रिलेट किससे करता है ये आपको बताना है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, इसने सत्यभामा, दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट, इसके ऊपर ये पर्टिकुलर जो एक पोर्टल है उसको लॉन्च किया है। तो आपको पता चल ही गया किस चीज़ से ये रिलेट करता है। दिस इज रिलेटेड टू माइनिंग एंड मिनरल्स, एक तरीके का रिसर्च पोर्टल है जो माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर से रिलेट करता है। इसमें क्या होगा, ऑनलाइन सबमिशन किया जाएगा प्रोजेक्ट प्रपोजल का, और मॉनिटरिंग भी जो है वो ऑनलाइन देखी जाएगी। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स भी जो होंगे वो सब कुछ ऑनलाइन करने की कोशिश करी जा रही है, ताकि ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन करी जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर, सत्यभामा याद रखिएगा। पूछा जा सकते हैं कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है या फिर किससे रिलेट करता है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने लॉन्च किया है, ये माइनिंग सेक्टर, मिनरल सेक्टर से लॉन्च से एसोसिएट करता है। आज के 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन जो है NIPFP के बारे में है, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। पूछा गया कि इसके चेयरमैन जो है NIPFP के वो कौन है, किसको रिसेंटली अभी अपॉइंट किया गया? क्या जी सुब्रमण्यम को अपॉइंट किया गया है, रघुराम राजन को, उर्जित पटेल को, या फिर किसी और को? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, जो NIPFP है, इट इज इन इंडियाज प्रीमियर इकोनॉमिक थिंक टैंक। ये एक इकोनॉमिक थिंक टैंक है, अ सेंटर ऑफ रिसर्च है। पब्लिक इकोनॉमिक्स की बात करी जाए या पॉलिसीज़ की बात करी जाए, उसको लेकर जो वेरियस जो बुद्धिजीवी होते हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन में है और अपनी एनालिसिस जो है वो टाइम टू टाइम करते रहते हैं। अभी इसमें जो चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है उर्जित पटेल, जो कि अर्स्टवाइल RBI गवर्नर है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9, जो कि NIPFP के बारे में ही है। पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट NIPFP को लेकर सही है। मैं आपको बता दूं, इसका जो लोकेशन है, आप कह सकते हैं जो हेडक्वार्टर है, वो न्यू दिल्ली के अंदर है। ये एक इकोनॉमिक थिंक टैंक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ऑटोनमस बॉडी है, जो कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, पूछा गया। इट इज़ एन ऑटोनमस बॉडी सेटअप बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, हो सकता है। इट अंडरटेक्स रिसर्च, पॉलिसी, एडवोकेसी, कैपेसिटी बिल्डिंग इन एरियाज रिलेटेड टू पब्लिक इकोनॉमिक्स। पब्लिक इकोनॉमिक्स को लेकर ये रिसर्च करता है, पॉलिसी एडवोकेसी करता है, कैपेसिटी बिल्डिंग करता है, हो सकता है। द यूजुअल टेन्योर ऑफ चेयरमैन, जो कि उर्जित पटेल हैं, वो 4 साल का होता है, जिसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, ये भी हो सकता है। तो NIPFP के बारे में सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, देखिए, सबसे पहले इजी जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स है उसको पिक करिए। सेकंड स्टेटमेंट मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बता दिया था कि रिसर्च, पॉलिसी और एडवोकेसी और कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर देखी जाएंगी पब्लिक इकोनॉमिक्स को लेकर। तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट हो जाती है, जिस वजह से सी आपका एलिमिनेट हो जाता है। अब बात करते हैं
कि पहली और तीसरी स्टेटमेंट के बारे में थोड़ी सी फैक्चुअल है, क्योंकि चेयरमैन कितने साल रहेगा, कितने साल नहीं रहेगा, उसका कार्यकाल एक्सटेंड किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ये तो जब तक आपने पढ़ा नहीं होगा आप इसको इन्फर नहीं कर सकते। सिमिलरली कौन सी मिनिस्ट्री ने बनाया होगा, यहाँ पे थोड़ा सा गेस वर्क किया जा सकता है। तो NIPFP अगर पीछे देखा हो, हमने फाइनेंस से ज़्यादा रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेट नहीं करता है, फाइनेंस से ज़्यादा रिलेट करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर ये नहीं आएगा, इवन तो इट इज़ एन ऑटोनमस बॉडी, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आएगा। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है यहाँ पे, और पहली जब स्टेटमेंट गलत हो गई तो B और D भी एलिमिनेट हो गए, ऑटोमेटिकली आंसर आपका हो जाएगा A। और यहाँ पे जो कार्यकाल होगा चेयरमैन का वो 4 साल का रहेगा, जिसको एक्सटेंड किया जा सकेगा। तो A इज द करेक्ट आंसर। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज कंसर्निंग कोदुमनाल एक्सकवेशन। कोदुमनाल एक्सकवेशन रिसेंटली न्यूज़ में थी, पूछा गया कि ये कहाँ पे लोकेट करती है, कहाँ पे हुई है ये। तो क्या ये केरला से रिलेट करती है, एसोसिएट करती है तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी चेन्नई, मतलब ये एसोसिएट किससे करता है, तमिलनाडु से। बी इज द करेक्ट आंसर। उन्होंने 250 केन सर्कल्स कोदुमनाल में एक्सकवेट किए हैं, और खास तौर पे कहाँ पर, इरोड डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मेगालिथिक स्टोन्स जो है वो भी पाए गए हैं, प्री हिस्टोरिक स्टोन्स भी एक रो में रखे हुए पाए गए हैं, और केन सर्कल जो है वो भी यहाँ पर मिले हैं। मेगालिथ की बात करी जाए, इट्स ए लार्ज प्री हिस्टोरिक स्टोन, जिसको किस चीज़ के लिए कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता था, वेरियस बड़े बड़े मोन्यूमेंट्स बनाने के लिए जो था, इन पर्टिकुलर लार्ज प्री हिस्टोरिक मेगालिथ को यूज़ किया जाता था, जो बड़े बड़े पत्थर होते थे, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। आंसर आपको पता होना चाहिए, एक्सकवेशन कहाँ हुई है, तमिलनाडु के अंदर। मेगालिथिक एंड प्री हिस्टोरिक स्टोन्स, केन सर्कल जो है वो एक्सकवेट यहाँ पर किए गए हैं इरोड डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कुछ इस तरीके से ये दिखती है एक्सकवेशन। चलिए, तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। विदिन 2 मिनट्स में हम इसे रिवाइज करेंगे। रिवीजन को बिल्कुल मिस मत करिएगा। देखिए, दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट रिवीजन। इसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ रिवीजन जो आप करेंगे वो अपने एंड पे करेंगे, जो अपने नोट्स बनाए हैं, या फिर जो MCQs आप जो एप्लीकेशन है उस पर जाके दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे, या फिर किसी और तरीके से। बट दिस इज द फर्स्ट रिवीजन जो आपको इमीडिएटली मटेरियल को पढ़ने के बाद करनी होती है, चाहे आप इस वीडियो की बात करें या फिर अगर आप कोई बुक भी पढ़ रहे हैं, तो कोशिश करिए जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है उसके इमीडिएटली बाद उसकी एक आप विदिन 2 to 5 मिनट जो है रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। इससे आपकी मेमोरी जो है वो चीज़ों को अच्छे से रिटेन कर पाती है। चलिए, तो सबसे पहले हमने एप्टा के बारे में देखा था, एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट, पहले बैंकॉक एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता था, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, इंडिया इसका एक मेंबर है। अभी रिसेंटली हुआ क्या था, चाइना जो है बांग्लादेश को एग्जम्पशन दे रहा है टैरिफ की, कि आप यहाँ पे 95% जो भी आपकी कमोडिटीज़ है वो हमें यहाँ पे दे सकते हैं, कोई आपको यहाँ पे कॉम्पिटिशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोविड-19 के टाइम पर हम देख रहे हैं कि आपकी इकॉनमी हर्ट हुई है, और इसको हम काउंटर करने के लिए आपकी कुछ हेल्प कर रहे हैं। बेसिकली हेल्प इसलिए करी जा रही है ताकि OBOR में बांग्लादेश से अच्छा रिस्पॉन्स मिल सके चाइना को, और साथ में ही बांग्लादेश जस्ट लाइक नेपाल चाइना अपनी साइड कर सके इंडिया के अगेंस्ट में। देन हमने देखा था वेरियस कंट्रीज जो है, इंडिया है, लाओ है, श्रीलंका, चाइना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, बांग्लादेश इसके मेंबर्स हैं। फिर हमने LDCs की बात करी थी, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में, जो ये डेजिग्नेशन दी जाती है यूनाइटेड नेशन देता है, और यहाँ पे भी चाइना बांग्लादेश का जो इशू था वो हमने डिस्कस किया था। LDCs वो कंट्रीज होती हैं जो सबसे पहले इकोनॉमी के एनवायरमेंटल शॉक से प्रभावित होती हैं। इसके बाद हमने डिस्कशन किया था EAG के बारे में, कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। इसमें रशिया है, इंडिया, चाइना, बेलारूस, 9 कंट्रीज हैं वैसे, तो 5 बाकी की कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो बाकी के जितने स्थान हैं 5 यहाँ पर आ जाएंगे, 4 कंट्रीज हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं। इसके अलावा बात करी जाए, EAG की अभी वर्चुअल मीटिंग हुई थी 32nd, जो हमने आपको यहाँ पे अटेंड करी है, FATF की अंडर ये जो पर्टिकुलर कंडक्शन होती है करी जाती है। देन हमने देखा था FATF के बारे में, एस्टैब्लिश किया गया था 1989 में G7 समिट में पेरिस के अंदर, हेडक्वार्टर OECD हेडक्वार्टर के अंदर इसका है, और इंडिया जो है इसका एक मेंबर है। ये पर्टिकुलर अपनी ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट के लिए भी जाना चाहता है, जिसमें आपने पाकिस्तान का जो स्टेटस है वो टाइम टू टाइम न्यूज़पेपर में जरूर पढ़ा होगा। सिकल सेल डिसीज के बारे में डिस्कस करते हैं। वर्ल्ड सिकल सेल डे हमने रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया था, और यहाँ पे इनहेरिटेड ब्लड डिसीज है, जिसके अंदर क्रेसेंट शेप जो होते हैं वो सेल आपके हो जाते हैं, और इस वजह से ब्लॉकेज जो होता है वो देखना पड़ता है हमें। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो है वेरियस बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम होती है। देन हमने देखा था दिल्ली NCR के बारे में, कौन से सिस्मिक जोन में आता है, तो ये सिस्मिक जोन 4 में आता है, जो कि एक डेंजर जोन है, और हमने पूरे यहाँ पे मैप को देखा था कि कौन सा एरिया किस जोन में आता है, और जो वेरियस ट्रेमर्स जो हैं दिल्ली NCR में वो जोन 4 में होने की वजह से ही टाइम टू टाइम फेस करे जाते हैं। फिर सत्यभामा के बारे में देखा था। बेसिकली इट्स अ रिसर्च पोर्टल जो कि माइनिंग मिनिस्ट्री लेके आई है, माइनिंग सेक्टर, मिनरल सेक्टर के लिए। सत्यभामा स्टैंड फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत फॉर माइनिंग एडवांसमेंट, ये भी ध्यान रखिएगा। देन हमने डिस्कशन किया था NIPFP के बारे में, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। इसके चेयरमैन उर्जित पटेल हैं, 4 साल का कार्यकाल होता है, जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है।
राइट। ये एक बेसिकली थिंक टैंक है जो कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कशन करता है, एनालिसिस करता है, और यहाँ पे इसको बनाने वाली जो मिनिस्ट्री है दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फिर हमने कोदुमनाल एक्सकवेशन, जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा, उसके बारे में देखा था। तमिलनाडु इरोड डिस्ट्रिक्ट में जो वेरियस प्री हिस्टोरिक स्टोन रो हैं लीनियर अरेंजमेंट में मिली हैं, मेगालिथिक स्टैंडिंग स्टोन्स भी यहाँ पे पाए गए हैं, और ये जो है पर्टिकुलरली केन सर्कल्स जो हैं उसके लिए भी काफ़ी फेमस है। तो 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, और जो आपके मार्क्स हैं उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा, जितना भी आपने स्कोर किया है, बिकॉज ग्रेजुअली आप देखेंगे कि वो स्कोर इंप्रूव होगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मॉक टेस्ट है उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो वो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, और जो वेरियस टेस्ट सीरीज़ हैं उसको ऑनलाइन भी यहाँ पे देख सकते हैं, और वेरियस प्लेलिस्ट को भी ट्राई कर सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।